हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेसिक अकाउंटिंग के। कि बेसिक अकाउंटिंग जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसकी एक सीरीज रहेगी और आगे भी इसके और पार्ट्स भी आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। किसी और सब्जेक्ट पर भी आपको वीडियोस चाहिए हो एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव टाइप की, तो सब्जेक्ट का नेम मुझे जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, Dash is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। एक महत्वपूर्ण तरीके से और पैसे के संदर्भ में यानी मुद्रा के संदर्भ में उन लेन देन और घटनाओं को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की कला है जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं और उनके परिणामों की व्याख्या करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो कि एक डिफिनेशन दे रखी है। किस तरह की डिफिनेशन, इसमें ये बताया गया है कि कोई एक आर्ट है, एक तरह की कला होती है जिसमें कि रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एक मैनर में एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप काम वो किया जाता है और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को देखा जाता है जो कि मनी नेचर के होते हैं या फिर उन्हीं इवेंट्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं या क्लासिफाई या समराइज करते हैं जो कि मनी नेचर के होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो आपकी क्या चीज कहलाती है। तो इसमें आपके जर्नल एंट्री, लेजर या फिर अकाउंटिंग या फिर नन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्री और लेजर किसका पार्ट है, वो पार्ट आपकी अकाउंटिंग का, लेखांकन का ही है। तो लेखांकन क्या है, एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन हम मुद्रा में, मनी में कर रहे होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन का क्या किया जाता है, सबसे पहले उनकी इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग किसमें होती है, जो आप जर्नल बनाते हैं, जब जर्नल आप तैयार करते हैं तो वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई किसमें किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। आप चल रहे हैं इसमें क्लासिफाई किया जाता है यानी कि वर्गीकृत, वो किसमें किया जाता है, उसके लिए बनता है हमारा लेजर, जो लेजर हम बनाते हैं। उसके बाद हम समराइज करते हैं, जो थर्ड हो जाएगी आपकी समराइज करने की स्टेप हो जाती है। समराइज करना मतलब सारांशित जो होता है, सारांश करना मीन हो जाएगा यहाँ पर समराइज करने का मीन। तो समराइजिंग किसमें की जाती है, जो समराइजिंग होती है वो हो जाती है फाइनल अकाउंट्स जो आप तैयार करते हैं उसमें की जाती है, जो फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है, पीएनएल है, वो बनाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें सारे काम किए जाते हैं। अकाउंटिंग की एक तरह समझ लीजिए डिफिनेशन दे रखी है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर इफिशिएंटली कैन बी रिकॉर्डेड एज डैश अकाउंटिंग। लेखांकन का कोई भी रूप जो किसी व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाता है उसे डैश लेखांकन माना जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन, लागत या फिर कोई नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट, नन। तो अकाउंटिंग तो आपको ये पता चल गया कि जो अकाउंटिंग होती है या फिर जो लेखांकन होता है उसमें सारे काम किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग के भी कई टाइप्स होते हैं, कई तरह की होती है, इसकी कई ब्रांचेस होती हैं। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है, बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि वो रूप जो किसी व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाता है, यानी कि इफिशियंसी से आप उस काम को कर सकते हैं, वो कौन सी टाइप की अकाउंटिंग होती है, उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है, यानी कि प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। मुद्रास्फीति लेखांकन को डैश भी कहा जाता है। पुनः मूल्यांकन, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं या फिर ये दो या फिर सभी का मतलब यही है कि इन दोनों की बात की जा रही है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मुद्रास्फीति को और क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति लेखांकन जो होता है। तो मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है, जो मनी होती है, आपको पता होगा उससे परचेजिंग पावर होती है, जो मुद्रा है, मनी है, उसमें जो परचेजिंग पावर होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर में चेंजेस आते हैं उससे ही क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ गई या घट गई, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, आपका परचेजिंग पावर बनती है। तो उसी का जो लेखांकन किया जाता है उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्या कहलाती है, हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहलाती है, या फिर मुद्रा लेखांकन भी इसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन लेखांकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a process of accounting that recognizes the impact of transactions on the financial statement in the time period when revenues and expenses accrued instead of when cash is received or disbursed is called dash basis. लेखांकन की एक प्रक्रिया जो नकदी प्राप्त या वितरित होने के बजाय राजस्व व्यय होने पर वित्तीय विवरणों पर लेनदेन के प्रभाव को पहचानती है उसे डैश आधार कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक लेखांकन की ही एक अकाउंटिंग की एक प्रोसेस होती है जो कि कैश रिसीव हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके अलावा जो रेवेन्यू है या फिर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बेसिस पर या उन पर वित्तीय विवरण जो बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार कर रहे हैं, उनके प्रभाव क्या ट्रांजैक्शन पर उनके प्रभाव पड़ा है या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रभाव पड़ेगा उससे, उसको पहचानती है, वो क्या कहलाती है? अकरूल कहलाती, कैश कहलाती, नन या फिर ए एंड बी बोथ। क्या कहलाती? उसे उपार्जन कहा जाता है, यानी कि अकरूल कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी एक होता है उपार्जित होना, एक होता है पूरी तरह से रिसीव हो जाना। उपार्जित कभी कभी हो जाते हैं, इनकम है, लेकिन वो रिसीव नहीं होती, इन हैंड रिसीव नहीं होती है। तो किस तरह से किया जा रहा है लेखांकन का, क्या उसके सिद्धांत है, क्या उसके प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं अकाउंटिंग में, उस पर डिपेंड कर जाता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट डालेगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर्स आप लोग के करेक्ट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन वुड अक्रूड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड डैश। लेखांकन की एक प्रक्रिया जहां राजस्व व्यय की पहचान तब होती है जब नकदी प्राप्त और वितरित की जाती है, उसे डैश कहा जाता है। नगद, उपार्जन, कोई नहीं, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया था और जो अब क्वेश्चन आपका आया है थोड़ा सा ही उसमें से डिफरेंस है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें उपार्जित हो रहा था, ठीक है, वहां पर जो उपार्जित हो रहा था लेकिन पूरी तरह से रिसीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेखांकन की प्रक्रिया तब की जाएगी जबकि जो राजस्व व्यय की पहचान तब होगी जब नकदी में, कैश में कोई चीज आपको रिसीव हो जाएगी या आपने एक्सपेंसेस कर दिए हो या आपको इनकम हो गई हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कैश कहा जाता है। यानी कि जब जो भी खर्चे आप ऑलरेडी कर चुके हैं या जो इनकम आपको ऑलरेडी मिल चुकी है तो वो आपकी कैश में जाएगी, नगद अवधारणा हो जाएगी। और जो उपार्जित के बेसिस पे कि आप उपार्जित हो गए, भले आपको मिले नहीं है या आपने किए नहीं है, तो वो आपकी अक्रूवल में जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dash they are present obligations arising from past events. It also arises when an asset is created or acquired. डैश वे पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व हैं या तब भी उत्पन्न होता है जब कोई संपत्ति बनाई या अर्जित की जाती है। परिसंपत्ति, देयताएं, इक्विटी या फिर ये सभी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ प्रीवियस इस तरह के ऑब्लिगेशंस हुए हैं जिनसे कि कुछ करेंट लायबिलिटीज है या वर्तमान दायित्व हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। ये कब संभव हो जाता है कि जब कोई संपत्ति, कोई एसेट बनाई जा रही है, क्रिएट की जा रही है या एक्वायर की गई है, अर्जित की गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। यानी कि जब आप कोई संपत्ति को या कोई एसेट को परचेज कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी दायित्व भी उत्पन्न होते हैं। क्यों दायित्व कैसे हो जाएंगे कि आपको पेमेंट करना है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वहां पर वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, लेनदार बन जाएंगे क्योंकि आपको पेमेंट उनको करना है। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज और इनरिचमेंट्स ऑफ एसेट और ए डिक्रीज इन लायबिलिटी देयरबाय इंक्रीज इक्विटी एंड नेटवर्थ। इनकम, इक्विटी, एक्सपेंसेस, नन। क्या कह रहा है कि डैश लेखांकन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के प्रवाह या वृद्धि या देयताओं में कमी के रूप में आर्थिक लाभ में वृद्धि है जिससे इक्विटी और निवल मूल्य में वृद्धि होती है। यानी कि कौन सी ऐसी चीज होती है या जो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं इसमें से कौन सा पॉइंट होगा जिसमें कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसी पीरियड में जो परिसंपत्तियां हैं यानी कि एसेट हैं उनका प्रवाह फ्लो हो रहा है, या तो उनमें फ्लो होना या फिर कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रही हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। एसेट बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज घट रही हैं, तो उसमें उसे हम आर्थिक लाभ में वृद्धि के रूप में दिखाते हैं। तो वृद्धि हो रही है, लाभ बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? जब आपकी इनकम होगी, आय बढ़ेगी, तभी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना।
परिसंपत्तियां एसेट बढ़ रही हैं, आपकी देयताएं कम हो रही, मीन्स क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। डैश देयताओं में कटौती के बाद परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज है, आय, इक्विटी, व्यय, कोई नहीं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो दायित्व होते हैं उनमें कटौती यानी डिडक्ट करने के बाद जो एसेट्स हो रही हैं उनमें कुछ अवशिष्ट ब्याज यानी कि कुछ अवशिष्ट जो बच रहा है, इंटरेस्ट बच रहा है, वो चीज क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है इक्विटी समता। इसको सिंपल सा समझ लीजिए, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिपेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया गया है तो आपको कंफ्यूज हो रही हो। अकाउंटिंग इक्वेशंस कई तरह की होती हैं, जिसमें से एक अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है, एक साइड आपकी एसेट हो जाती है, एक साइड एसेट्स आ जाती हैं। एसेट्स इज इक्वल टू संपत्तियां बराबर किसकी होती हैं, जो कैपिटल होती है आपकी यानी कि पूंजी प्लस क्या हो जाती है, लायबिलिटीज। ये हो जाता है आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका फॉर्मूला। अब इसको कई तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर कैपिटल आपको निकालनी है, ये जैसे एक हो गई, सेकेंड वाला अगर हम देखें इसका कैपिटल आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या है, आप एसेट में से लायबिलिटी को लेस कर दीजिए तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। इसी तरह से लायबिलिटीज का भी फॉर्मूला हम रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर भी यही चीज बस कह रहा था कि अगर एसेट में से हमने लायबिलिटीज को घटा दिया तो क्या बची, कैपिटल यानी कि इक्विटी। इक्विटी क्या है, कैपिटल ही तो पूंजी तो है हमारी, तो इक्विटी बचती है, समता या फिर पूंजी बचती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ईच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म्स। डैश अवधारणा का तात्पर्य है कि प्रत्येक लेन देन और घटना को मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए। मुद्रा मापन, व्यावसायिक इकाई, गोइंग कंसर्न, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट अवधारणाएं, अकाउंटिंग की कुछ कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं या प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे उसके बारे में। तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी अवधारणा है जो प्रत्येक लेन देन के या घटना के मौद्रिक यानी कि उसे मुद्रा में, ऐसी ही घटनाओं को जब शामिल किया जाएगा जो कि मुद्रा में व्यक्त की जा सकती है, जैसे मनी में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन सी आपकी अवधारणा कॉन्सेप्ट होता है, मॉनेटरी मेजरमेंट, बिजनेस इनिशिएटिव, गोइंग कंसर्न, नन। तो क्या हो जाएगा, नाम से क्लियर हो रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, मनी मेजरमेंट मुद्रा मापन की अवधारणा होती है। व्यावसायिक इकाई या बिजनेस इनिशिएटिव क्या होती है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो बिजनेस के ओनर हैं और जो बिजनेस होता है यानी कि जो बिजनेस चला रहा है, बहुत से लोग जो होते हैं एक कंपनी में, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है अगर, तो वहाँ पर बहुत से उसके मेंबर्स होते हैं, बहुत से इक्विटी होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के ओनर भी कहलाते हैं। तो वो सारे क्या होंगे, उनका अस्तित्व कंपनी से अलग रहता है। अगर कोई आ रहा है कंपनी में सदस्य मेंबर या इक्विटी होल्डर या जा रहा है तो उसके आने जाने का कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी अपनी जगह चलती रहती है। तो वो हो जाती है बिजनेस इनिशिएटिव। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि ये माना जाता है कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा इन्फिनिटी टाइम तक या अनंत काल कह सकते हैं तक चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो हो जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, implies that a business unit is separate and distinct from the person who owns or control it। इसका तात्पर्य है कि एक व्यावसायिक इकाई उस व्यक्ति से अलग और विशिष्ट है जो उसका स्वामी या नियंत्रण करता है। मुद्रा मापन, व्यावसायिक इकाई, गोइंग कंसर्न, कोई नहीं। अभी मैंने इसको समझाया है आपको, अगर आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट करिए आप लोग। क्या कहा है कि बिजनेस यूनिट में सेपरेट हो जाएगा वो पर्सन और वो बिजनेस का कंट्रोल, वो सारी चीजें सेपरेट होती हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉन्सेप्ट टेल्स दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड। डैश अवधारणा बताती है कि राजस्व को पहचानने के लिए उसे प्राप्त करना होगा। उपार्जन अवधारणा, मिलान अवधारणा, प्राप्ति अवधारणा, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड, कि हमें वो ही रेवेन्यू या वो ही आगम को या इनकम को हम शामिल करते हैं अपने अकाउंट्स में जो कि हमें रियलाइज हो चुकी है यानी कि प्राप्त करनी है या प्राप्त करना होगा। तो कौन सी हो जाती है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, तो वो हो जाता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्राप्ति अवधारणा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप सीधे पकड़ के आंसर ढूंढ सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। ऐसा रियलाइज दे रखा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया, तो वहां पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। जैसे कहा जाए कि अकर्ड है तो वहां पर सीधे सीधे अकर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां पर भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, The conventions, concept, tools and procedures that together make up accepted accounting practice at any given time are called। वे परंपराएं, अवधारणाएं, नियम और प्रक्रियाएं जो किसी भी समय स्वीकृत लेखांकन अभ्यास को एक साथ बनाती हैं उसे कहा जाता है। AICPA, गैप या फिर GAPA या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परंपराएं, अवधारणाएं, नियम या प्रक्रियाएं जो भी एक लेखांकन जो स्वीकृत लेखांकन है, यानी कि एक तरह से देखा जाए हर किसी का लेखांकन अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उसको यूनिवर्सल तौर पर एक तरह का देखा जा सके, या आपस में अलग अलग लोग बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर उनके अकाउंटिंग की अगर रूल्स या कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे तो वहाँ पर काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ ऐसी मान्यताएं बनाई गई, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए जिसके बेसिस पे सब मिलकर एक तरह का काम करें, जिससे कि आपस में कंपेयर करना या फिर एक दूसरे के साथ बिजनेस करना इजी हो सके। तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो गैप कहलाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी अगर फुल फॉर्म की हम बात करें कि गैप की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि गैप की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इफ it has deployed to generate that cash flow। किसी व्यवसाय द्वारा उत्पन्न कर पश्चात नकदी प्रवाह में उस नकदी प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए लगाई गई पूंजी की लागत को घटाया जाता है, तो क्या कहलाती है। EVA, गैप, AICPA उसमें से कोई नहीं। तो गैप तो नहीं होगा, क्योंकि गैप अभी हमने पढ़ लिया कि गैप क्या होता है। अब दो पॉइंट रह जाते हैं, EVA या फिर AICPA या फिर नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। बच्चे थोड़ा ये रहता है कि नहीं नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार कंफ्यूज करने के लिए नन ऑप्शन भी रखा जाता है और वही आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाता है, इसे EVA कहा जाता है। EVA क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, यानी कि आर्थिक मूल्य कितना आ रहा है या कितना ऐड कर रही है उसकी लागत जो निकाली जाती है, या वो जो निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है। तो कैश फ्लो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय ए बिजनेस जो होता है उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, जो निकल के आता है उसे EVA कहा जाता है। एक तरह से समझ लीजिए, ये आपकी एक फॉर्मूला तौर पर पूछा गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, पूर्वदत्त बीमा खाता है, वार्षिक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, कोई नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो आपको पता ही होगा जो अकाउंट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल हो जाते हैं। पर्सनल व्यक्तिगत खाता है, रियल आपका वार्षिक खाता जो कि संपत्तियां हो जाती है, नॉमिनल में आपके क्या आ जाते हैं, नॉमिनल में आ जाता है आपका इनकम आ जाती है, इनकम है या एक्सपेंसेस जो भी किए होते हैं वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या इसके अलावा लॉस अगर है या प्रॉफिट है तो ये सब आपका आ जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंसेस हैं, पूर्वदत्त बीमा खाता। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सपेंसेस जिसमें कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा दिया जाएगा, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग, तो किसी भी अगर अकाउंट में आपका प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग हम लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में पूछा था तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछता इंश्योरेंस अकाउंट तो वो हो जाता हमारा नॉमिनल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड लगा है तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज डैश अकाउंट। अदर वेतन खाता कौन सा खाता होता है आपको बताना है, व्यक्तिगत खाता, वार्षिक खाता, नाममात्र खाता, कोई नहीं। तो अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग रखने पर वो अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाता है, वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। तो कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सिर्फ वेजेस अकाउंट लिखा होता, आउटस्टैंडिंग ना होता तो हमारा क्या हो जाता, ये नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन वेजेस अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग अदर लगा है तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये पूर्वदत्त या फिर अदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो आज की वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे, उसके साथ और भी बहुत से एक्सप्लेनेशन में मैंने चीजों को क्लियर किया है आपको। आई होप आपने जो नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जिस पे आएगी इसमें और क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। किसी और सब्जेक्ट पर आपको हमसे वीडियो चाहिए है तो कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।